नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लगातार जो सीरीज वर्तमान में चल रही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम निरंतर आपको ये बता रहे हैं कि इसके जो प्रावधान हैं, इसके जो अध्याय हैं, इसके जो सेक्शंस हैं या सब सेक्शंस हैं, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, उसी संबंध में यह अधिनियम बनाया गया है। दोस्तों, और दोस्तों, हमारी इस सीरीज को, जो कंप्लीट सीरीज को आप देखना चाहते हैं, हमारी जो पूरी एक वीडियोस जो है, जैसे अध्याय 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको आप हमारी प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी प्ले लिस्ट में आप जाएं, तो उसमें इसके साथ साथ अनेक जो हमने मानवाधिकार के अंतर्गत जो हमने सीरीज तैयार की है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और आज दोस्तों, हम बात करेंगे अध्याय 4 की, जो बताता है विशेष न्यायालय। धारा 14 बताती है दोस्तों, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय। इसकी उपधारा एक कहती है, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी। परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है धारा 14 की उपधारा 1 में, कि इस जो न्यायालय हैं, विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय, इनको सीधे संज्ञान लेने की शक्ति भी होगी। यानी कि अगर किसी जगह पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है या कोई भी उनके ऊपर जो क्राइम किया जाता है, तो माननीय न्यायालय, जो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय है, वो स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं। और दोस्तों, इसकी उपधारा 2 कहती है, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा। अब देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है उपधारा 2, कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन सभी मामलों को, जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित हैं, उन मामलों को 2 मास के अंदर, यानी 2 महीनों के भीतर इसको निस्तारित करना है। उसके संबंध में मैक्सिमम न्यायालयों की भी स्थापना करनी पड़ सकती है। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। अब दोस्तों, बात करेंगे उपधारा 3 की। विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्ष्यों की परीक्षा ना हो जाए, जब तक कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो। परंतु यह जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी देखिए दोस्तों, इस तरह के मामलों को 2 मास की अवधि में ही पूरा करना अनिवार्य है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे धारा 14A की, जिसमें है अपीलें। धारा 14A की उपधारा 1 कहती है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वलित आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। यानी कि दोस्तों, इस संबंध में जो अपीलें हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं
उपधारा 2 के बारे में। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी 1974 का 2 की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। यानी कि दोस्तों ये तो तय कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय में ही अपील का प्रावधान है। अब दोस्तों हम बात करें उपधारा 3 की। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से जिसके अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें समय सीमा भी बांधी गई है, परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उस पर उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था, परंतु यह और कि कोई भी अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि 90 दिन का जो समय है अपील का, वो यदि 90 दिन से ज्यादा का समय भी हो जाता है तो भी अपील की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय को लगता है कि अपील के पुख्ता कारण है देर होने के, उसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक और कंडीशन साफ लगा दी गई है कि इसमें 180 दिन बीत जाने के बाद अपील की भी सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये कंडीशंस दोस्तों जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे उपधारा 4 की। उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। यानी देखिए दोस्तों, इसमें भी कंडीशन लगा दी गई कि 3 मास के अंदर अंदर ही इसका निपटारा करना अनिवार्य है माननीय उच्च न्यायालय में। अब दोस्तों बात करें धारा 15 की, विशेष लोक अभियोजक और अन्य लोक अभियोजक। उपधारा 1 कहती है, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। यानी कि दोस्तों, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए जो भी अधिवक्ता है कम से कम 7 वर्ष की उनकी प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। दोस्तों धारा 2 कहती है, राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। यानी कि दोस्तों इसमें सीधे तौर पर ये बता दिया गया है कि यदि कोई भी जिम्मेदारी हमें देनी है अनन्य लोक अभियोजक के संबंध में या विशेष लोक अभियोजक के संबंध में, तो ऐसा अधिवक्ता जिन्होंने 7 वर्ष की प्रैक्टिस कम से कम की हो, उनको ही नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों हमने आपको अध्याय 4 के बारे में बताया है और अब हम बताएंगे अध्याय 4A के बारे में। दोस्तों अध्याय 4A बताता है पीड़ित और साक्षी के अधिकार। देखिए दोस्तों, जब भी किसी पर अत्याचार होता है या उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो पीड़ित और साक्षी ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में बात करता है अध्याय 4A। दोस्तों इसकी धारा 15A कहती है पीड़ित और साक्षी के अधिकार, जिसकी उपधारा 1 कहती है राज्य का, देखिए यहां पर राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी इसमें भूमिका बताई गई है दोस्तों। राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास या प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करने का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, राज्य का ये पूरा उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी बचाव के लिए उनका एक कर्तव्य माना गया है, किसका, राज्य सरकार का, कि उनको ये उत्तरदायित्व के रूप में निभाना होगा उनकी सुरक्षा को। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा। और दोस्तों इसमें उपधारा 3 कहती है, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्रवाई की युक्ति युक्त, यथार्थ और समय से
सूचना का अधिकार होगा जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगी। उपधारा 4 कहती है दोस्तों, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेजों या सामग्री साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए पीड़ित के लिए भी एक अधिकार दे दिया गया है उपधारा 4 में। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपधारा 5 की। कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोष सिद्धि या दंडादेश या दोष सिद्धि, दोष मुक्ति या दंडादेश पर या किसी संबद्ध कार्रवाइयों या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्रवाइयां या बहसों के संबंध में किन्हीं कार्रवाइयों में सुने जाने और लिखित तर्क फाइल करने का हकदार होगा। यानी कि दोस्तों देखो पीड़ित, और यदि पीड़ित नहीं कर पा रहा है तो उसका आश्रित भी इन सब शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। केस को फाइल करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उपधारा 6 की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, इतला देने वाले या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। बिंदु ए कहता है न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण। बिंदु बी कहता है अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय। बिंदु सी अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। और बिंदु डी पुनः अवस्थान। और दोस्तों धारा 7 कहती है राज्य संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित इतला देने वाले या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा। उपधारा 8 कहती है दोस्तों उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष इतला देने वाला किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, इतला देने वाले या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, इतला देने वाले या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे उपाय जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं कर सकेगा। बिंदु ए कहता है जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्ष्यों के नाम और पतों को छुपाना। बिंदु बी साक्ष्यों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना। बिंदु सी पीड़ित, इत्तला देने वाले या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। परंतु खंड सी के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी दोस्तों देखिए इसमें एक तो ये बता दिया गया है कि जो पीड़ित है, जो साक्षी है या जो इतला देने वाला है, यदि वो उत्पीड़न के संबंध में कोई भी कार्रवाई में इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन के संबंध में जो मान्य न्यायालय को देना अनिवार्य है, तो मान्य न्यायालय पूरा भरसक प्रयास करता है उसके अधिकारों को और उसको अनेक फैसिलिटीज देने की। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे परंतु यह और कि जहां खंड सी के अधीन शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित, इतला देने वाले या साक्षी को बाधा उत्पन्न करने से अवरुद्ध करेगा। दोस्तों देखिए इसमें न्यायालय को यह भी शक्ति है कि यदि कोई भी ऐसी समस्या आती है, लोक सेवक द्वारा यदि कोई समस्या आ रही है,
मामले को सही करने के लिए, तो ऐसे में माननीय न्यायालय भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है उस समस्या को दूर करने में। और दोस्तों उपधारा 9 कहती है, अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित इतला देने वाले या साक्ष्यों की अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम इतला रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निशुल्क दी जाएगी। उपधारा 10 कहती है दोस्तों, इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपधारा 10 कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि आप देखिए, इस एक्ट को और सशक्त करने के लिए कि जो भी कार्रवाई की जाएगी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाएगी, ताकि हर क्षण की जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके। दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे उपधारा 11 की, संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे बिंदु ए, अभिलिखित प्रथम इत्तला रिपोर्ट की प्रति निशुल्क प्रदान की जा सके। बिंदु बी, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नगद या वस्तु रूप में तुरंत राहत प्रदान की जा सके। बिंदु सी, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। बिंदु डी, मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके। बिंदु ई, पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या दैनिक भत्तों की व्यवस्था की जा सके। बिंदु एफ, अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके। बिंदु जी, शिकायत करने और प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। और बिंदु एच, अभित्रास और उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब दोस्तों आप ये देखिए कि जो उपधारा 11 है उसमें राज्य को मतलब कितनी जिम्मेदारी दे दी गई है कि किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अत्याचार ना हो, उस पर अत्याचार ना किया जाए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे बिंदु आई की। बिंदु आई कहता है, अन्वेषण और आरोप पत्र की प्रास्थिति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या विष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा आरोप पत्र की प्रति निशुल्क प्रदान की जा सके। दोस्तों बिंदु जे कहता है, चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां बरती जा सकें। बिंदु के कहता है, राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके। बिंदु एल कहता है, अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके। बिंदु एम कहता है दोस्तों, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके। बिंदु एन कहता है दोस्तों, इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रत्येक प्रक्रम पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। और दोस्तों उपधारा 12 कहती है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उपधारा 12, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, उपधारा 12 के अंदर ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग हैं, वो जो एनजीओ होती हैं, गैर सरकारी संगठन हुए, या विधिक सहायता ले सकते हैं या अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा ले सकते हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि अब आज हमने
जो अध्याय 4 है और अध्याय 4A हमने पूर्ण किया है दोस्तों, और आगे हमारी सीरीज चलती रहेगी और हमारा नेक्स्ट अध्याय होगा अध्याय 5। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, इसको आप समझिए, जानिए और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने अधिकारों को जानकर उसको यूटिलाइज कर सके दोस्तों। और मैं आपसे दोस्तों पुनः एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है जो कि मिशन लीगल अवेयरनेस पर काम कर रहा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। और दोस्तों अगर आपके कोई मन में कोई विचार है तो आप कमेंट्स के रूप में भेज सकते हैं, हम उनका यथासंभव प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जवाब भी दे दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।